हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है और क्लास 11 के बच्चों के लिए एक और बहुत प्यारी सी क्लास में आज आपके लिए लेके आया हूं। बेटा, आज जो हम चैप्टर वन शॉट में कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस एथिक्स। यहां पे हम बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 5 चैप्टर्स कवर हो गए हैं, तो अगर आपने उन चैप्टर्स को कवर नहीं किया है मेरी वीडियोस के थ्रू, तो आप सबसे पहले तो उनको जाके देख लो। और अगर कवर कर लिया है तो ये आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भैया क्लास 11 में चैप्टर थोड़े कम है एंड जब पेपर 80 नंबर का बनता है और 20 नंबर का वाइवा या प्रैक्टिकल होता है, तो ये सारे ही चैप्टर लगभग इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज का जो चैप्टर है वो इजी चैप्टर है। अगर आप डेली लाइफ से उसको मर्ज करके देखेंगे, लॉजिक लगा के देखेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। बिजनेस एथिक्स के बारे में बात करते हैं। यार, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं एथिक्स क्या होता है। बेटा, एथिक्स मतलब होते हैं, एथिक्स मतलब क्या होता है? सही और गलत के बीच में जो पहचान आती है ना इंसान को, वो होती है एथिक्स। आप कह सकते हो संस्कार, आपके मॉरल्स, आपके वैल्यूज, उसूल, ठीक है। तो इन्हें हम जो है एथिक्स कहते हैं। और जब ये संस्कार, मॉरल, एथिक्स, वैल्यूज जब ये बिजनेस में लगाई जाती है, व्यापार में लगाई जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं बिजनेस एथिक्स। जहां पे एक बिजनेसमैन को यह देखना होता है कि क्या चीज उसके बिजनेस के लिए सही है और क्या चीज उसके बिजनेस के लिए गलत है। मतलब सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस इंसान जब समझ जाता है ना, तो वो एथिकल हो जाता है। और बिजनेस को भी अपने आप को एथिकल बनाना जो है पड़ता है, एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है। क्यों फॉलो करना पड़ता है और कैसे फॉलो करना पड़ता है, नहीं फॉलो करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुछ एक बिजनेस एथिक्स के कुछ पार्ट्स यहां पे दे रखे हैं भाई। मॉरलिटी, मॉरलिटी मतलब हमारे उसूल, हमारे जो मेरे वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज, जिनके बेसिस पे मैं बिजनेस करता हूं ना, वो मेरी मॉरलिटी कहलाती है। बिहेवियर, बिहेवियर को हिंदी में क्या कहेंगे? आचरण या व्यवहार। तो भैया आचरण कैसा है बिजनेसमैन का, व्यवहार कैसा है बिजनेसमैन का, ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, मेरे कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं जिनके तहत मैं अपने किसी भी वर्क को करता हूं। ट्रस्ट यानी कि भरोसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, रिलेशनशिप यानी कि साझेदारी, ठीक है, रिलेशनशिप किसी से शेयर करना। रिलायबिलिटी मतलब भी होता है भरोसा जीतना, कि भैया हम जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल रिलायबल बात बता रहे हैं। यहां पे चॉइस देने की भी अपनी एक एथिक्स में आता है कि हम एज अ बिजनेसमैन होके हमारी कुछ चॉइसेस हैं, हम सही और गलत के बीच में चुनना जानते हैं। तो ये सारी चीजें भैया एथिक्स में आती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस क्या होती हैं एंड बिजनेस एथिक्स क्या होता है। सबसे पहले एक इंडिविजुअल, देखो यार ध्यान से समझो, तुम भारत देश के निवासी हो, भारत देश में ही तुम रह रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। अगर बिजनेस कर रहे हो तो भारत देश के लोगों को ही तुम नौकरी पे रख रहे हो, उन्हीं लोगों को अपना सामान बेच रहे हो एंड उन्हीं लोगों से पैसा भी कमा रहे हो। कहीं ना कहीं तुम भारत देश के प्रति और भारत देश के इस समाज के प्रति, इस सोसाइटी के प्रति क्या हो जाओगे? रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे ऑटोमेटिकली। तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो सोशली गलत चीजें हो। तुम्हें सोशली रिस्पॉन्सिबल बनना है, सोशली जिम्मेदार नागरिक बनना है, ठीक है। क्यों बनना है वो मैंने आपको बताया कि भैया आप इसी समाज का हिस्सा हैं, आपको इसी समाज में रहना है, तो इस वजह से आपको क्या करना है? आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल रहना है। हर इंडिविजुअल जो सोसाइटी में रह रहा है ना, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं सोसाइटी के प्रति। एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन द सोसाइटी हैज सर्टेन ऑब्लिगेशन टुवर्ड द सोसाइटी। उस इंसान को, चाहे वो बिजनेसमैन हो या वो इंडिविजुअल हो, उसको सोसाइटी के वैल्यूज और नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ही चाहिए। कि हाँ भैया, सोसाइटी के कुछ वैल्यूज है, सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, उनका हमें पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, थर्ड बात यहां पे लिखी हुई है कि क्या क्या चीजें गलत है, तो जरा पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड गुड। बेटा, अडल्ट्रेटेड मतलब होता है मिलावटी सामान अगर हम बनाते हैं और बेचते हैं, बहुत गलत बात है। एडवर्टीजमेंट जब हम करें और गलत एडवर्टीजमेंट करें, खराब एडवर्टीजमेंट करें, ऐसे एडवर्टीजमेंट भी होते हैं जिनको फैमिली के साथ, आप टीवी में आता है तो आप फैमिली के साथ उसको बैठ के नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे डिसिप्टिव एडवर्टीजमेंट्स करना बहुत खराब चीज है। टैक्स पे ना करना बहुत खराब चीज है। इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना और हद से ज्यादा पोल्यूट करना बहुत खराब चीज है। वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, वर्कर्स का शोषण करना, एक्सप्लॉइटेशन को बोलते हैं हिंदी में शोषण करना, मतलब उनसे जबरदस्ती काम करवाना एंड उनको वेज वगैरह, सैलरी वगैरह बहुत कम देना। तो भैया ये सब चीजें भी कहां आ जाती हैं?
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं। एंड बहुत सारे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, ऐसी ये सारी चीजों को कर रहे हैं, मतलब मिलावटी सामान बेच रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, टैक्सेस को पे नहीं कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट गलत गलत छाप रहे हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस के, मतलब जिसकी सोसाइटी में कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसे कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिए, सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में किसी भी बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ जाए, लेकिन आपकी रेप्यूटेशन गिरेगी, आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट गिरेगा ही गिरेगा। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि भैया क्या क्या चीजें आप अच्छी कर सकते हो समाज के लिए। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, और क्या करना है वो यहां लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहले आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, सामान अपना अच्छे से अच्छा बनाना है, गुड क्वालिटी का सामान बनाना है। इसके बाद हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, आपको अपने वर्कर्स को हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है। हेल्दी वर्किंग कंडीशन का मतलब यह है कि जहां आपका ऑफिस है, जहां आपकी फैक्ट्री है, जहां आपका इंस्टीट्यूशन है, वहां पे प्रॉपर पानी की व्यवस्था, वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था, मतलब भैया साफ सफाई रहे, एंड वॉशरूम वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और साफ हवा की यानी वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ऑनेस्टली पेइंग टैक्सेस, प्रिवेंशन, इंस्टॉलिंग पोल्यूशन डिवाइसेस, हाँ भाई, टैक्सेस को प्रॉपर तरीके से पे करना, एंड अपने ऑर्गेनाइजेशन में पॉल्यूशन डिवाइसेस, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाना, ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। इसके अलावा ठीक है, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सोशली डिजायरेबल प्रैक्टिसेस के। और ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि भैया सोशली अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस, और ये क्या है, सोशली डिजायरेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है भाई, ये क्या है, सोशली डिजायरेबल, मतलब आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं और आपको ये काम कर रहे हैं। देखो यार, आप खुद सोचो कि आप किसी बिजनेस के मालिक हैं। आप जब बिजनेस के मालिक होंगे तो क्या अगर आप मिलावटी सामान बेचेंगे तो एक समय ऐसा नहीं आएगा कि कस्टमर आपको पहचान जाएगा कि भैया ये दुकानदार मिलावटी सामान बेचता है, नहीं खरीदेगा फिर आपसे। टैक्सेस पे नहीं करेंगे, गवर्नमेंट पीछे लग जाएगी। एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे तो एनजीओ वगैरह पीछे लग जाएंगे। ठीक है, या अगर आप एडवर्टीजमेंट गलत छापेंगे तो भी जनता आपके पीछे पीछे लग जाएगी। इसके अलावा वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे तो वर्कर यूनियन भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगी, मतलब आपको हर तरीके से नुकसान होगा। तो आपको इन प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये सारे काम करने हैं, सामान अच्छे से अच्छा देना है, टैक्सेस समय से पे करते रहना है, एडवर्टीजमेंट कोई भी गलत नहीं छापना है, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर रखनी है, वर्कर्स को टोटल पे आउट करना है, कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन एंड टू परफॉर्म दोज एक्शंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कहा जा रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि भैया ऐसे कामों को करना या ऐसे एक्शंस लेना या ऐसे फैसले लेना जिससे सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव पूरे हों और सोसाइटी की वैल्यूज को कोई हार्म ना पहुंचे, सोसाइटी की वैल्यू का भी पालन हम करें, संस्कारों का पालन करें, मॉरल्स का पालन करें, एंड अपने कामों को भी करें। यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी बिजनेस फर्म की। बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया एक बिजनेस फर्म को ये सारी हरकतें बिल्कुल नहीं करनी और ये सारी हरकतें करनी है। ठीक है, अच्छे सामान बेचने हैं, अच्छे से अपना आचरण रखना है, व्यवहार रखना है, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। यही बिजनेसमैन को टोटल देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या शॉर्ट में हम कहते हैं सीएसआर। अब देखो यार, हुआ क्या कि 2000, अब भैया ये जो कंपनीज थी ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, लाखों हजारों का टर्नओवर, लेकिन समाज की भलाई के लिए एक चवन्नी ना निकले किसी की जेब से। अब सरकार ने सोचा कि यार इसके लिए काम करते हैं, कानून बना डालते हैं। तो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 में बनाया गया था, मगर बड़ा पुराना हो गया था। आप समझ ही रहे, 1956 1956 से एक ही कंपनीज एक्ट चलता आ रहा था। 2013 में फिर से बनाया गया और 2013 उसको नाम दे दिया गया। उसके बाद अमेंडमेंट यानी कि संशोधन बहुत बार हुआ, 2015 में हुआ, 2016, 17, 18, 19, लगभग सारे ही सालों में हुआ। लेकिन अभी भी उसका क्या नाम है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक क्लॉज या एक प्रोविजन डाल दिया गया। वहां से शुरू होती है कहानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कॉर्पोरेट माने क्या, कंपनियां। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी आपको इतनी देर से बताई। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीएसआर क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि कंपनियों को, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना है।
अब सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बड़े कठिन कठिन वर्ड हमको बता रहे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पहले भी कभी ना कभी सुना हो। एनवायरमेंटल स्टडीज की किताब में ईवीएस जिसको हम बोलते थे 5th 6th 7th 8th बच्चों को ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं आपको एक बार मतलब याद दिला दे रहा हूं एंड रिवाइज करा दे रहा हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आज की ग्रोथ करते रहो, आज की डेवलपमेंट करते रहो, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस को कुछ रिसोर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके बारे में भी चिंता करते रहो। आज की ग्रोथ और डेवलपमेंट जितनी जरूरी है उतनी ही फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा कर रखना उतना ही जरूरी है। तो ये सारी चीजें बात होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे ना तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपकी बैलेंस रहेगी, सोशल प्रोग्रेस बैलेंस रहेगी एंड साथ में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी आप करते रहोगे। यार देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीन तुम जानते हो। आज की डेट में अगर मैं कहूं कि भैया कोयला धरती पे कितना बचा है, आपको ये पता होगा, आपने ही पढ़ा होगा कि कोयला बनाने में ही 10,000 20,000 साल लगते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हम लोग कोयला खत्म कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि बेटा कोयला धरती बचेगा ही नहीं। फिर आगे की जो जनरेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कहां से करेगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं उनके लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का बर्निंग टॉपिक हो, रियो समिट हो, अर्थ समिट हो, कोई भी समिट हो, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन के द्वारा निकाले जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसका हर कंट्री को पालन करना पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एसडीजी और एमडीजी बोला जाता है। अब आप समझ रहे होगे कि ग्लोबल उसमें देखा जाए, ग्लोबल आईने में देखा जाए, ग्लोबल शीशे में देखा जाए तो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा क्या सोचना चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और बैलेंस बनाने की कोशिश कर सके इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दो अलग अलग संस्थाओं ने कुछ डेफिनेशन दिए तो वो समझ लेते हैं। सबसे पहले यूरोपियन कमीशन डिफाइन सीएसआर एज। बेटा यूरोपियन कमीशन ने सीएसआर को क्या बताया, जरा इन्वर्टेड कॉमा में मतलब लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज फॉर देयर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर, कि भैया एंटरप्राइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है और उसका क्या इंपैक्ट होगा समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। ठीक है। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि WBCSD की रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में और सीएसआर के बारे में, द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट ऑफ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया बिजनेस का जो कंटिन्यूअस कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट मतलब कि हमने भैया वादा कर रखा है अपने आप से, हमारा कमिटमेंट है, हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है। तो बिजनेसेस का जो कमिटमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके और साथ ही साथ वर्क फोर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा के, जो लेबर हमारे यहां काम कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ क्वालिटी को इंप्रूव करना, उनको अच्छा पैसा देना, अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी फैमिली का भी ध्यान रखना है, एज वेल एज पूरी कम्युनिटी एंड सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो भैया ये जो WBCSD है यानी कि वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्टिविटी है जहां पे एक बिजनेस कमिटमेंट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वर्कर्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का, उनकी फैमिलीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का और कम्युनिटी और सोसाइटी को एक साथ सर्व करने का। समझ रहे हो बात को? तो मतलब जहां तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है वहां तक ये सारी चीजें भी बिल्कुल जरूरी हैं। चलो, तो ये हो गया भैया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ चीजें और बची हुई हैं, उनको देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013 से कहानी शुरू हुई। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गवर्न्ड बाय क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट बेसिकली होता क्या है, जैसे भैया हेलमेट ना पहनो तो चालान कटता है ना, व्हीकल एक्ट होगा, है ना। क्रिमिनल एक्टिविटी करोगे भैया, मर्डर करोगे तो फिर आईपीसीसी की धारा लगेगी। ठीक है, कहने का मतलब है आप पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे। ऐसे ही कोई कंपनी जब गुनाह करती है या कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013। अगर कल को आप भी अपनी कंपनी खोलेंगे तो आपको कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हर चीज का पालन करना पड़ेगा। ओके, और फिर जो है प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया
इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट मिल गया 23 अगस्त 2013 को, और 2013 में लागू भी कर दिया गया। पहले भैया जब भी कोई कानून पास होता है ना, तो पहले लोकसभा में पास होता है, लोकसभा में सारे सांसदों ने जब साइन वाइन करके ओके कर दिया, उसके बाद इंडिया के प्रेसिडेंट ने इस पे साइन किया, अपना रजामंदी दिया, और 23 अगस्त 2013 को लागू हो गया। सीएसआर का कुछ प्रोविजन है बेटा, जरा उसको ध्यान से समझना। सीएसआर के प्रोविजंस को, क्या है भैया सीएसआर के प्रोविजंस, ध्यान से सुनो। सबसे पहला प्रोविजन, ये जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कहा गया है कि हर कंपनी को मिनिमम मान के चलिए कि अपने नेट प्रॉफिट का 2% समाज की भलाई में खर्च करना है। कितना? नेट प्रॉफिट का 2% समाज की भलाई में खर्च करना है, सीएसआर एक्टिविटीज में खर्च करना है। इसके अलावा ये जो कंपनियों को 2% खर्च करना है, अब कोई कंपनी अमीर होगी तो कोई कंपनी गरीब होगी, तो उसका क्या मेजरमेंट है वो यहां पे लिखा हुआ है। सीएसआर एक्टिविटीज करना उनके लिए जरूरी है जिन कंपनीज का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो, और नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा हो। तो दोबारा यहां पे बता दे रहा हूं, टर्नओवर, जो टर्नओवर हो वो हो 1000 करोड़ से ज्यादा, उसके बाद नेटवर्थ वो हो 500 करोड़ से ज्यादा, और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट जब ये हो जाए 5 करोड़ से ज्यादा, और ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, उस केस में हर कंपनी को जो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, जिनका 1000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है, और 5 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट है, ऐसी हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सीएसआर एक्टिविटी के तहत 2% समाज की भलाई में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और एक और नया नियम आया 2014 में, आपका जो है अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, और वहां पे क्या जो है कहा गया कि भैया हर कंपनी को एक सीएसआर कमिटी बनानी पड़ेगी। एक कमिटी अपने कंपनी में बनानी पड़ेगी जो ये डिसाइड करेगी कि समाज के भलाई के लिए क्या क्या काम होने हैं। ऑफ देयर बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेंगे, एक कंपनी के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेंगे, आईडी को, और कुछ बोर्ड के मेंबर्स को लेंगे, और एक सीएसआर कमिटी भी बनाएंगे। तो ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि भैया क्लॉज 135 कंपनीज एक्ट 2013 में सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी, जिसको पहले लोकसभा में सांसदों ने ओके किया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया 23 अगस्त 2013 को। ये कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं, जो कंपनियां इन कंडीशन में फुलफिल होती हैं वो अपने नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करती हैं सीएसआर एक्टिविटी पे। और इसी के साथ साथ सीएसआर कमिटी बनाना बहुत जरूरी है हर कंपनी को, जिसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और बाकी के बोर्ड मेंबर होंगे। अब बात करते हैं भैया, ये एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा जहां पे विद्या बालन जी आती हैं, और कौन सा है ये तेल, निहार शांति आंवला तेल बेचने की बात करती हैं, और फिर कहती है कि निहार शांति आंवला जो तेल है इसको जरूर खरीदिएगा, क्योंकि इसका आप जितनी भी ये तेल खरीदोगे इसका 2% या 2 रुपए का हिस्सा कहां जाएगा, मतलब 100 रुपए का तेल खरीदोगे तो 2 रुपए कहां चले जाएंगे? बच्चों की पढ़ाई में जाएंगे। ठीक है, अब आपको लगता होगा वाह यार निहार शांति आंवला तेल कितना अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, पूरे 2% हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर रहा है, वाह यार, कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यहां पे एक बात और समझिए कि इन कंपनीज ने क्या किया, उनको पता लग गया कि भैया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है सीएसआर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो क्यों ना सीएसआर एक्टिविटी का थोड़ा प्रमोशन किया जाए। इसका ही एक उदाहरण है आपकी ये एड, जहां पे विद्या बालन आ रही है और कह रही है कि भैया निहार शांति आंवला तेल जरूर खरीदें, क्योंकि आपके दिए हुए पैसे का 2% हिस्सा बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई में जाएगा, गरीब बच्चों की पढ़ाई में खर्च होगा। हालांकि बच्चे मेरे को गरीब लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि गरीब हैं तो उनकी पढ़ाई में खर्च हो जाएगा। अब ये एडवर्टीजमेंट काफी लोगों को लग रहा होगा यार बहुत अच्छा काम कर रही है विद्या बालन और उनकी कंपनी निहार शांति आंवला, बट मैं आपको बताता हूं कि ये एक पैंतरा था सीएसआर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, जिससे प्रॉफिट भी और आया, और हाँ कहीं ना कहीं गरीब बच्चों का उद्धार भी हुआ, पढ़ाई भी हुई, तो कहीं कुछ बुरा नहीं है। लेकिन ये आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिया कि भाई ऐसी ऐसी चीजें भी दुनिया में हो रही हैं जहां पे कंपनियां कानून का फायदा उठाने में भी हिचकिचाती नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आर्ग्यूमेंट कौन कौन से फेवर में है।
मतलब क्यों करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों निभानी चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हर इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके माता पिता बहन भाई के प्रति, बीवी बच्चों के प्रति, लेकिन समाज के प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। अब जैसे कि 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी ने जो है चालू कर दिया 2014 में, और कहा कि भैया अपने अड़ोस पड़ोस में आपको क्या करना है, एक हफ्ते में 7 घंटे निकालने हैं साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, अड़ोस पड़ोस में जाके साफ सफाई करना है, घर वर साफ हो तो भी साफ सफाई कर दो, किसी बीच पे चले जाओ, किसी नदी पे चले जाओ एंड साफ सफाई कर दो। बहुत से लोगों ने पालन भी किया, बहुत सारे एनजीओ भी हैं जो अलग अलग बीच अलग अलग नदियों पे जाके साफ सफाई करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह बटोरते हैं। बट क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह करें। समाज के प्रति हमारा एक दायित्व है, क्योंकि इसी समाज ने हमें इज्जत दी है, इसी समाज ने हमको पैसा दिया है, इसी समाज ने हमको घर दिया है रहने के लिए, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। उसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट हैं जी, बिल्कुल है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। जो बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी, वो सिर्फ कम समय के लिए पैसा कमा पाएगी, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट कमा पाएगी। लॉन्ग टर्म में किसी भी बिजनेस को जाना है तो रेप्यूटेशन बनानी पड़ेगी, और रेप्यूटेशन कब बनेगी? जब आप समाज की भलाई भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहला बिजनेस का काम होता है गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करना, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो ये तो सबसे पहला काम तो है ही है। इसके अलावा बिजनेस का एकमात्र मोटिव क्या है? अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव या मोटिव पूछूं, कोई भी धंधा क्यों करता है, कोई भी व्यापार क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए करता है। तो प्रॉफिट मोटिव एकमात्र ऐसा मोटिव है जो बिजनेस करने वाले के पास है। अच्छा, लिखा हुआ है कि भैया बिजनेस एक्टिविटी करने वाला एक बिजनेसमैन क्या कहेगा कि मेरा बिजनेस का तो एक ही धर्म है, प्रॉफिट कमाना। मैं क्यों पढ़ूं चक्रों में, मैं क्यों करूं लोगों की सेवा, मैं क्यों करूं समाज की भलाई। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव इज एन इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी। इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन आउटकम ऑफ सर्विस टू द पीपल। अब लोगों को, लेकिन बिजनेसमैन को, एक तरफ तो बिजनेसमैन ये कहता है कि मेरा भैया पूरा धर्म क्या है? प्रॉफिट कमाना, तो मैं क्यों करूं? मुझे तो यही बताया गया कि प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का एकमात्र धर्म होता है, तो मैं क्यों निभाऊं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेटा इसलिए निभा क्योंकि जो तेरे को मौका मिला ना, वो भी समाज ने दिया है। प्रॉफिट तो तू तब कमाएगा ना जब रेपुटेशन बनेगी, जब कस्टमर तेरे दुकान पे आएंगे। तो समाज की भलाई इसलिए कर ताकि रेपुटेशन बननी है। एंड इसके अलावा ग्रोथ और एग्जिस्टेंस मतलब आपका सर्वाइवल, आप जिंदा हैं मार्केट में, इसका बहुत बड़ा रोल आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके बाद देखो एक लाइन मैंने लास्ट में जोड़ी हुई है, द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली थ्रू कंटिन्यूअस सर्विस टू द सोसाइटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ यानी कि विकास या डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को कंटिन्यूअसली सर्विस देती रहे। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट फेवर में था वो था जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। दूसरा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। सबसे पहला, मैक्सिमम प्रॉफिट लॉन्ग रन में मैक्सिमम प्रॉफिट लॉन्ग रन में आप कमा लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अपने गोल को चेंज करना पड़ेगा। गोल क्या होना चाहिए? सर्विस टू द सोसाइटी, समाज की सेवा करना। When increasing number of members of society including worker, consumer, shareholder, government officials, जब सोसाइटी के मेंबर्स को, सोसाइटी के मेंबर गवर्नमेंट भी हैं, सोसाइटी के मेंबर वर्कर्स भी हैं, सोसाइटी के मेंबर कंज्यूमर्स भी हैं, जब इनको लगने लगे कि भैया बिजनेस इंटरप्राइज अच्छे से काम नहीं कर रही है, उनके हितों को सर्व नहीं कर रही है, तो वो अपना कॉपरेशन नहीं देते हैं और अपना कॉपरेशन विड्रॉ कर लेते हैं कंपनी से। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। When increasing number of members of society, including workers, consumers, shareholders, government officials, feel that business enterprise is not serving the best to their interest, they will withdraw their cooperation. इसका मतलब क्या है कि भैया जो अलग अलग पार्टीज है ना, चाहे वो वर्कर हो, वो कंज्यूमर हो, वो शेयर होल्डर हो, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, जब उनको लगने लगेगा कि ये बिजनेस हम तो बेकार है, ये हमारे हित में कुछ नहीं कर रही है, तो वो अपना कॉपरेशन नहीं देंगे आपको। थर्ड पॉइंट आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन को अवॉइड करने के लिए। देखो यार, अगर तुम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगे, पॉल्यूशन करोगे, एडवर्टीजमेंट गलत गलत छापोगे, मिलावट का सामान बेचोगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी है हथकंडा कसने के लिए। अगर गवर्नमेंट के रेगुलेशन, जेल जाने से बचना है, कानूनी दांवपेच से बचना है, तो भैया इसका सीधा सा उपाय यह है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाते रहो। ठीक है, बिजनेसमैन कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन बाय वॉलंटरीली अस्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें यह कहा गया है बेहतर है कि अपनी सामाजिक
जिम्मेदारियों को खुद समझे, नहीं तो गवर्नमेंट समझा देगी। सिंपल सी बात ये बताई गई है, ठीक है। अब आप बताइए, मिलावटी सामान बेचेंगे तो गवर्नमेंट कुछ कहेगी नहीं? बिल्कुल कहेगी। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, इनका ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये होता है कि भैया वेट्स, मेजर्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, इन सब चीजों की वो जांच परख करते रहे। फोर्थ आता है मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। अब समाज की भलाई के लिए, समाज को मेंटेन करने के लिए भी आपके तरफ से सहयोग जरूरी है। People who feel that they are not getting their due from the business may resort to anti-social activities, not necessarily governed by law. ठीक है, ओके। अब जो लोग आपसे ठगे गए, मान लीजिए कोई बिजनेस फर्म है और वो लोगों को ठगती है, कंज्यूमर्स को ठगती है। अब जो लोग आपसे ठगे गए ना, वो कभी भी आपके खिलाफ मार्केट में अच्छा नहीं बोलेंगे, भले उनको गवर्नमेंट कुछ ना कह रही हो, भले आपको गवर्नमेंट कुछ ना कह रही हो, लेकिन वो कभी भी आपकी रेपुटेशन को बिल्डअप नहीं होने देंगे और इससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचेगा। इसलिए फायदा यही है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद ब खुद एज्यूम कर ले, मान ले कि उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और उनको निभाना भी है। पांचवा पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि इन कंपनियों के पास बहुत सारे बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं जो आम आदमी के पास नहीं है। जैसे वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम है ना, जो कूड़ा कचरा है उसको डिस्पोज ऑफ करने का सिस्टम, अच्छे अच्छे वर्कर्स, एक्सपर्ट्स है ना, प्रोफेशनल मैनेजर्स, ये लोग हैं और ये लोग तरीके बता सकते हैं कि किस तरीके से समाज की भलाई हो सकती है। आम आदमी के पास ये सारी चीजें नहीं होती हैं। दिस आर्ग्यूमेंट होल्ड दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैव वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स। बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत सारा पैसा यानी कि फाइनेंशियल और बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। तो इसी वजह से वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास मैनेजरियल टैलेंट और कैपिटल बहुत है, मतलब पैसा बहुत है, और उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए। तो इसलिए उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक आम इंसान, एक आम आदमी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बिजनेस के पास ज्यादा मैनेजरियल टैलेंट है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ज्यादा लोग हैं, एंड वो उन प्रॉब्लम्स को कायदे से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। 6 पॉइंट, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। कई बार इन समस्याओं को बिजनेसमैन अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेता है। एग्जांपल दे देता हूं, lenskart.com। lenskart.com को आप जानते होंगे, एंड lenskart.com क्या करती है, लोगों की फोटो पे चश्मा लगा के लोगों को बताती है कि भैया चश्मा देख लो, तुम्हारे ऊपर कैसा लग रहा है, और फिर आपकी भैया ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है चश्मे की। जो भी आप नंबर बताओगे तो उस नंबर का चश्मा जो है आपको डिलीवर कर देगा। इससे पहले लोगों को दुकान पे जाना पड़ता था एंड दुकान में जाके नंबर अपना टेस्ट कराना पड़ता था एंड चश्मा खरीदना पड़ता था, ठीक है। बड़ी दिक्कत होती थी। जब से लेंसकार्ट आया तो बहुत से लोगों ने चश्मा पहनना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है, जिसको हम अंधेपन की प्रॉब्लम या अवेयरनेस ना होने वाली प्रॉब्लम को भी कह सकते हैं। बहुत से लोग चश्मा पहनते ही नहीं थे, लेंसकार्ट आया, लेंसकार्ट ने फैशनेबल चश्मे निकाले, बहुत से लोग पहनने लगे। ऐसे ही भाई फ्लिपकार्ट, ऐसे ही अमेजन जिसने इंडिया में ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम शुरू किया, ऐसे ही जोमैटो जिसने खाना डिलीवर करना शुरू किया, ऐसे ही उबर जिसने कैब सर्विसेज शुरू की। तो कई बार आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में भी बदल सकते हैं, है ना, अपना काम करते हुए, ठीक है। Related with the preceding argument is the argument that business with its glorious history of converting risk situation into profitable deal, कि भैया एक बिजनेस का तो इतिहास रहा है कि रिस्की सिचुएशंस को प्रॉफिटेबल डील में बदल लेना, ठीक है। और इससे क्या होगा, सोशल प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगी ही होंगी, और भैया इसके अलावा आप चैलेंज को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। 7 पॉइंट पे आता है, बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। अगर आप अपने आसपास के समाज की भलाई करते हैं, समाज की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करते हैं, तो ये समाज भी आपके लिए उतनी ही इज्जत रखेगा। मतलब कि आपका इन्वायरमेंट बेटर होगा, ये एक अच्छा समाज बन पाएगा, हमारा देश विकास करेगा, तो आपका बिजनेस भी कहीं ना कहीं विकास करेगा, ठीक है। इफ बिजनेस इज टू ऑपरेट इन अ सोसाइटी विच इज फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम बहुत होंगी, बहुत प्रॉब्लम होंगी, तो बिजनेस के लिए भी तो दिक्कत होगी ना अपना बिजनेस चलाना। तो अच्छा यह है कि आइए हम सब मिलके अपने सोसाइटी को अच्छा बनाते हैं, ठीक है, एंड समस्याओं को कम कर देते हैं, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले बिजनेसेस को बिजनेस करने का, अ फर्म टू कंडक्ट इट बिजनेस। हमें क्या करना है, साथ में आना है,
समस्याओं को कम करना है, अपने देश को, अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाना है, एक अच्छी सोसाइटी बनाना है, ताकि हम भी फले फूले, ये देश भी फले फूले और ये कंपनियां भी फले फूले। एंड फिर अगेन इन कंपनियों को भी आगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में देखना होगा एंड सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियों को देखना होगा। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो इन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देती हैं। एक बार की बात बताता हूं, 2015 में फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ही मैगी बंद कर दी थी। मैगी जो कि आपका फेवरेट इंस्टेंट नूडल है, यहां तक कि इंस्टेंट नूडल की जगह हम दुकान पे जाते हैं तो क्या मांगते हैं, मैगी दे दो, ठीक है। उनके पैकेट मसाला है मैजिक में, जो मसाला आप ऊपर से मैगी में डालते हो, सिल्वर कलर के पैकेट में आता है। उनके मसाला है मैजिक में मिलावट थी, लीड की मात्रा ज्यादा पाई गई, मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम के केमिकल की मात्रा ज्यादा थी, जिससे बहुत सारी गंभीर बीमारियां जैसे कि कैंसर, स्किन इंफेक्शन, ये सब भी हो सकते हैं। मैगी को बैन किया गया। जब मैगी ने अपने लीड की मात्रा अपने मसाले में कम की, तभी मैगी को दोबारा बहाल किया गया। तो इस तरीके से कुछ कंपनियां जो आपके अगल बगल हैं, वो भी आपके प्रति मतलब उतना जागरूक नहीं है। कंज्यूमर को कुछ भी दे रहे हैं खाने पीने के लिए, वो देख नहीं रहे हैं कि कितना हार्मफुल हो सकता है। चलो भाई, 8 पॉइंट है, हाँ कितने पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम। देखो यार, सोसाइटी में कुछ समस्या होगी, कुछ लोग तो यही कहेंगे ना कि भैया आपका कंपनी में वर्क कल्चर ही खराब है, आपकी कंपनी ही है जो नदी में कूड़ा छोड़ती है, आपकी कंपनी ही है जो इतना ज्यादा एसी चलाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ही नहीं पूरे उसका जो है भर पा रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, अनसेफ वर्क प्लेसेस, जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो अनसेफ है जगह, करप्शन और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, मतलब अलगाववादी मतलब भैया किसी को हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे, काले गोरे के बेसिस पे, जात के बेसिस पे जज करना, ये सारी समस्याएं जो है प्रॉब्लम्स हैं और बिजनेस को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा इन सारी समस्याओं के लिए। तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि इन समस्याओं को क्या करे, सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो ये 8 पॉइंट थे बच्चों जो फेवर में बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी, कि हाँ भैया हमारी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें निभाना चाहिए। तो 8 पॉइंट उसके सपोर्ट में थे। अब अपने को कुछ पॉइंट्स वो पढ़ने हैं जो इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, मतलब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आर्ग्यूमेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी भी जरूरी नहीं है। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, धंधा व्यापार बिजनेस सिर्फ एक मोटिव के लिए किया जाता है जो कि है प्रॉफिट बनाओ, पैसा कमाओ, बस, ठीक है। तो भैया उस केस में जब हम बिजनेस को देखते हैं सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, अब वहां पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया। बिजनेस कैन बेस्ट फुलफिल इट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इट्स मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट। लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यह बात गलत है। एक बिजनेस को हमेशा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी है। चलो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। बर्डन, देखो यार क्या होगा ना, कंपनियों के ऊपर बिना मतलब का तुम कानून डाल रहे हो, कंपनियां कहेंगी अरे यार 2% पैसा खर्च करना पड़ेगा समाज की भलाई के लिए, ऐसा करते हैं 2% इनसे जो हम लोग खर्च कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए, ठीक है। सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना हमारी, हम क्या करते हैं, कस्टमर से ही पैसा वसूलते हैं। क्या करते हैं, इनके सामान को थोड़ा महंगा कर देते हैं। किसको पता चलेगा, अगर 1 रुपए भी महंगा कर दिया ना बेटा तो उनका काम निकल आएगा। उसका मतलब अननेसेसरी बर्डन पता है कंज्यूमर्स के ऊपर। तो यहां पे बात ये हो रही है कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पॉल्यूशन कंट्रोल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सब चीजों के बारे में बड़ा बात की जा रही है, लेकिन उसके लिए पैसा भी तो बहुत लगता है, कोई सस्ता थोड़ा ना ये सब करना। तो कई बार बिजनेस फर्म क्या करती हैं, इस बर्डन को कंज्यूमर्स के ऊपर डाल देते हैं। क्या करके, प्राइजेस को बढ़ा के, by charging the prices higher from the consumers instead of bearing it themselves। खुद वो बर्डन उठाने के बजाय वो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स के सामान का, प्रोडक्ट का रेट ही बढ़ा डालते हैं ताकि उनके ऊपर कोई बर्डन ना आए। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि बिजनेसमैन के अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो बिजनेस भी चला ले और सोशल स्किल भी उसके अंदर हो, समाज की प्रॉब्लम्स को भी दूर कर पाए। हर इंसान के अंदर ये काबिलियत नहीं होती, ये स्किल्स नहीं होती हैं। तो ये भी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो ये कहता है भैया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी जब स्किल ही नहीं है। पहला क्या था कि प्रॉफिट कमानी है तो काहे का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा क्या था, कंज्यूमर्स के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। तीसरा क्या है कि भैया सोशल स्किल्स की बड़ी कमी है, तो उस केस में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ खास बना नहीं। एंड चौथा क्या है, ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। क्या होता है ना बेटा, जब पब्लिक अपने हाथ में कुछ लेती है तो बिजनेसेस को अंदर आने नहीं देती है। मतलब कि
जब पब्लिक एक बीच की सफाई कर रही होगी ना, और अनिल अंबानी आ जाएंगे, पब्लिक कहेगी भैया आप हाथ जुड़वा लो, बहुत गंदा कर लिया, अब जो है यहां से जाओ, हम साफ कर लेंगे। पब्लिक कभी कभी इंटरेस्ट नहीं लेती है कि बिजनेसेस उनके बीच में आए और ये सब करें, दिखावा। Here the argument is that the public in general does not like business involvement. पब्लिक नहीं चाहती है बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस इन सोशल प्रोग्राम। समाज के हिस्सों प्रोग्राम्स में, समाज के अलग अलग हिस्सों में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनमें पब्लिक अपनी गवर्नमेंट का, अपने बिजनेसमैन का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहती है। इसी वजह से बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। हाँ, अब ये हर कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी किसी कंपनी के साथ ऐसा हो कि पब्लिक का भरोसा उस कंपनी से उड़ गया प्रॉपर तरीके से, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो चुका है एंड पब्लिक का कॉपरेशन खो चुका है इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। इन दैट केस प्रॉपर पब्लिक सपोर्ट ना होने की वजह से ये जो सोशल जिम्मेदारियां हैं, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा नहीं किया जा सकता है। चलो भाई, बात करते हैं रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार क्या रियलिटी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? देखो, हमने ये पढ़ लिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, हमने पढ़ लिया बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमने पढ़ लिया कि क्या आर्गुमेंट्स उसके फेवर में हैं और क्या आर्गुमेंट्स उसके अगेंस्ट में हैं। अब अपन को यह पढ़ना है कि एक्चुअली में रियलिटी क्या है। ये सब तो हो गई किताबी बातें, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी क्या है? इंडिया जैसे देश में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या रियलिटी है? देखो बेटा, इंडिया जैसे देश में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत अच्छी रियलिटी नहीं है। आए दिन ये खबरें आती हैं पेपर में कि भैया मिलावटी सामान खाने से किसी की मृत्यु हो गई हो, मिलावटी शराब पकड़ी गई, मिलावटी खाना पकड़ा गया, मिलावटी दूध पकड़ा गया। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो भी बिजनेस कर रहा है, वो बहुत ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा है। ये तो है सच्चाई, बिल्कुल। लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेस को यह भी समझना पड़ेगा कि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए जो आपको मैंने फोटो दिखाई थी विद्या बालन जी की, निहार शांति आंवला तेल, वो चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, चीख चीख के सबको बता रहे हैं कि भैया हम गरीब बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि उनकी, ताकि उनकी इमेज बने। हाँ, ओके। तो हमको सेम टाइम पे ये समझना पड़ेगा कि जो प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइजेस है ना, ये पार्टली तो रियलाइज करते हैं, कहते हैं कि हाँ भैया करेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव पे भी काम करेंगे, सोशल सामाजिक जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो लेकिन रिकॉग्नाइज तो करते हैं। हाँ, तो ये रियलाइज करते हैं, मानते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट उनको अच्छे से निभाते नहीं है। लेकिन इनको निभानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है। अब हाल ही में एक ह्यूमन राइट ये भी आया है कि कोई अगर आपको सोने से उठाता है, नींद से अगर आपको कोई उठाता है और बार बार आपको कोई सोने नहीं देता है, तो आप आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि राइट टू लिव के तहत, आप क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। आपका अधिकार है सोना। सोना मानव शरीर के लिए इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। तो भैया इस तरीके के ह्यूमन राइट्स हो गए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू चूज, राइट टू से समथिंग, है ना, राइट टू लिव इन अ फ्री कंट्री, है ना, विद फ्रीडम। ये सारी चीजें क्या है? राइट है आपके। अब इन राइटों का उल्लंघन अगर होगा तो फिर बिजनेसेस को आगे आना पड़ेगा। चलो भाई, बात करते हैं रियलिटी के क्या कुछ पॉइंट्स है। हाँ, तो रियलिटी के भैया 7-8 पॉइंट हैं, जरा इनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। अब मैंने आपको बताया कि भैया अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन नहीं करेंगे, अगर आप सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट आएगी आप पे शिकंजा कसने, क्योंकि लॉ कानून तो बने हुए हैं। या अगर आप गलत कामों में इंडल्ज पाए जाएंगे, मिलावटी सामान बेचेंगे, गलत तरीके से सामान बेचेंगे, एडवर्टीजमेंट गलत तरीके से करेंगे, कंज्यूमर को बेवकूफ समझने की कोशिश करेंगे, या आपका बिहेवियर सही नहीं है, या आपने कुछ गलत काम करते हुए आपको पकड़ा गया, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी। अब इन सब चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है भैया? आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। ओके, द थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू विच बिजनेस एंटरप्राइज इज कंसर्न विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का शिकंजा ना कसे, इसलिए भी आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है एज अ बिजनेसमैन। सेकंड, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। देखो बेटा, आज के पहले देखा जाए तो लेबर मूवमेंट वगैरह उतने नहीं होते थे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो हमारा जो लेबर है वो अब और एजुकेटेड हो चुका है और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। आज का जो हमारा लेबर है वो अब और ज्यादा पढ़ा लिखा हो चुका है एंड ऑर्गेनाइज हो चुका है, एकता आ गई है उन सब में। इसी के अलावा हाँ, लेबर मूवमेंट शुरू हो गए कि लेबर्स का भी अपना एक अधिकार है, और जो वर्किंग क्लास है ना,
उनके अगर जो एक्स्ट्रा फायदे हो रहे हैं उसका फायदा हमारी लेबर क्लास को क्यों नहीं मिल रहा है। तो पूरी दुनिया में ये जो है आजकल मूवमेंट वगैरह चलते रहते हैं। अब बिजनेसमैन को फोर्स कर दिया गया है इन लेबर यूनियंस के द्वारा कि आपको वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड इसी के साथ आपको ये जो हायर और फायर वाली जो पॉलिसी है ना, हायर मतलब लेके आना और फायर मतलब निकाल देना, ये जो हायर और फायर वाली पॉलिसी है ना, ये आपको बदलनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, बदलनी पड़ेगी। तो क्योंकि लेबर मूवमेंट आजकल ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लेबर्स क्या हो चुके हैं, आपके ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पालन नहीं करते हो तो लेबर भी आपके खिलाफ आवाज उठाएगा। जरूरी है कि लेबर्स के वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, लेबर्स के पे का, सैलरी का, वेजेस का, उनकी फैमिलीज का ध्यान रखा जाए, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, हायर और फायर वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। आजकल कंज्यूमर भी बड़ा कॉन्शियस हो गया है। जैसे कि एक एडवर्टीजमेंट आता था, जागो ग्राहक जागो, ऐसे करके डीडी नेशनल में बेटा एक एडवर्टीजमेंट आता था जहां पे कहा जाता था कि भैया आपको तो बेवकूफ बनाने के लिए दुनिया बैठी है, सचेत और अवेयर आपको होना है। जैसे आपने क्राइम पेट्रोल पे देखा होगा, सावधान इंडिया पे देखा होगा टीवी पे। उनके कहने का मतलब ये क्या है कि आप तो गर्दन लेके निकल ही रहे हो, गलती आपकी है, काटने वाला तो काट ही देगा ना। ठीक है, जोक सपाट भाई, वो यही कह रहे हैं कि सावधान रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, अपने घर वालों से भी सावधान रहो, सतर्क रहो। लेकिन भैया ये तो बताओ किससे सावधान रहे, सतर्क रहे, और कैसे पता लगेगा कि ये इंसान हमको धोखा देने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां पे कंज्यूमर्स के लिए पहले से ही अवेयर कर दिया गया कि भैया हमेशा क्या करें, सामान लेते समय उसकी एमआरपी देख लें, उसके कंटेंट देख लें, उसकी एक्सपायरी डेट देख लें, बैच नंबर देख लें, क्या इंग्रेडिएंट है ये देख लें, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो क्योंकि कंज्यूमर भी आजकल बड़ा अवेयर हो गया है, इस वजह से भी आप कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट हैव मेड द कंज्यूमर कॉन्शियस ऑफ हिज राइट्स। कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, जनता हमारी पढ़ लिख रही है। मैं खुद 12th क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ाता हूं, आपको भी पढ़ना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की अगर बेटा बात की जाए, वहां पे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की तो बात कर रहे हैं ना। तो वही बात हो रही है कि भैया आजकल कंज्यूमर जो है वो अपने राइट्स को लेके, अपने अधिकारों को लेके क्या हो गए हैं, थोड़े सचेत हो गए, जागरूक हो गए, एंड उनकी पावर भी आ गई है, क्योंकि मार्केट में अब कंज्यूमर ही राजा है, कंज्यूमर ही किंग है। तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है सीवियर टेम्पटर, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवियर। बायर को ही अवेयर रहने दो, बायर को ही बीवियर रहने दो। हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कस्टमर इज किंग। आज की डेट में कस्टमर किंग नहीं रह गया है, कस्टमर जो है किंग तो है ही, कस्टमर राजा तो है ही है। कहते हैं धंधे वाले, कहते हैं भैया बिजनेसमैन कहते हैं कंज्यूमर भगवान के समान है, ग्राहक भगवान के समान है। तो राजा तो है ही है, लेकिन फिर भी उसको अवेयर रहना पड़ेगा। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स फॉर बिजनेस। बेटा अलग अलग जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है ना, वो अपने लिए सोशल स्टैंडर्ड्स निकालती रहती हैं, न्यू सोशल स्टैंडर्ड्स हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, ओके। और हाँ, कोई भी बिजनेस क्योंकि सोसाइटी से आइसोलेट होके या अलग होके तो किया नहीं जा सकता है, इस वजह से आपको सोसाइटी के बीच में रहकर ही अपना बिजनेस करना पड़ेगा, और सोसाइटी ही आपको अलाउ करती है कि अपने बिजनेस को आप ग्रो करा सकते हो on the basis of social standard that business functioning may be ultimately just। आपको कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स बनाने हैं जिनको आपको ताउम्र आजीवन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। आजकल बिजनेस एजुकेशन बहुत बढ़ रही है, लोगों को बिजनेस व्यापार के बारे में बहुत नॉलेज हो रही है, चाहे वो टीवी का माध्यम हो, न्यूज़पेपर का माध्यम हो, रेडियो का माध्यम हो। हर अलग अलग मोड से क्या हो रहा है बच्चों, अलग अलग मोड से आजकल लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, लोग जान रहे हैं बिजनेस एजुकेशन के बारे में। तो क्योंकि लोगों के अंदर इतनी सोशल अवेयरनेस आ रही है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ओके। एजुकेटेड पर्सन आजकल कौन कौन है, पढ़े लिखे। आजकल कंज्यूमर हमारे पढ़ लिख गए हैं, इन्वेस्टर्स पढ़ लिख गए हैं, एम्प्लॉइज पढ़ लिख गए हैं, ओनर्स पढ़ लिख गए हैं, हैव बिकम मोर सेंसिटिव टुवर्ड सोशल इशू। तो आजकल ये सारे लोग बहुत सेंसिटिव हैं सोशल इश्यूज को लेके। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन कह रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 की, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। ये कहा गया है कि समाज की भलाई होगी तो बिजनेस की भलाई भी होगी, समाज की बेहतरी, बिजनेस की बेहतरी। बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग द फैक्ट दैट सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। बिजनेस एंटरप्राइजेस को अब ये समझ में आने लगा है कि सोशल इंटरेस्ट यानी कि सामाजिक हित और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का हित, ये दोनों अलग अलग नहीं है। These are complementary to each other, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
ठीक है। और ये जो विचारधारा है कि बिजनेस तभी चल सकता है जब सोसाइटी को एक्सप्लॉइट किया जाए, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए, ये विचारधारा बिल्कुल गलत है। 7 पॉइंट पे आते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। बेटा आजकल अलग अलग मैनेजर, प्रोफेशनल मैनेजर्स निकल रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं, और उनका काम ही यही है कि वो सेटिस्फाई कर सकें अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स को, है ना, जो कि एक एंटरप्राइज की सक्सेसफुल रनिंग के लिए बहुत जरूरी है और प्रॉफिट अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है, प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत जरूरी है। तो भैया बिजनेस आज एक ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं रह गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। आज शॉर्ट टर्म लॉन्ग रेंज इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद द डिमांड ऑफ सोसाइटी इन विच इट फंक्शन। कहा जा रहा है कि भैया आज का जो बिजनेस है, आज का जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, या आज का जो हमारा ऑक्यूपेशन है, वो पुराने जैसा नहीं रह गया, उसमें बदलाव आ गए हैं। क्या बदलाव आ गए हैं? बदलाव आ गए हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, लॉन्ग रेंज इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद द डिमांड ऑफ द सोसाइटी इन विच इट फंक्शन। ठीक है, तो भैया आज की डेट में बिजनेस वो नहीं रह गया जैसे पहला हुआ करता था। आपने मिर्जापुर देखी होगी, जिसमें भैया कहते हैं ना गुड्डू भैया कि अब हम वो गुड्डू नहीं रह गए जो 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 है लिबिर लिबिर किया करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। तो आजकल कंज्यूमर्स का भी यही है और बिजनेसेस का भी यही है कि भैया अब हम वो बिजनेस नहीं रह गए जो इधर उधर जो है लिबिर लिबिर करते थे, अब हम ऐसे बिजनेस हो गए, हमको चाहिए फुल इज्जत। तो अब बात करने वाले हैं भैया काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने तरीके की, अलग अलग तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इनको अब हम देखने वाले हैं। एक बार आपको क्या करना है बेटा, आधे मिनट के अंदर अंदर फटाफट से सारी चीजें रीड कर लेनी है। 4 पॉइंट है। एक आता है आपका इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आता है एथिकल, और फिर आता है डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप की, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लिए क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लो। हाँ भाई, तो चलिए देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व जो है वो कितने तरीकों के होते हैं। अब किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहला सामाजिक दायित्व या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया हर बिजनेस इंटरप्राइज का काम है कि वो पैसा कमाए और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। अ बिजनेस इंटरप्राइज इज बेसिकली अ इकोनॉमिक एंटिटी। बेसिकली काम क्या है? पैसा कमाना। एंड देयरफॉर इट्स प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इकोनॉमिक। सबसे पहली जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है इकोनॉमिक, मतलब कि गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करो और सोसाइटी को डिलीवर करो। कभी कभी जो आप गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वही इतनी जरूरी है कि सोशल वेलफेयर अपने आप हो रहा है। जैसे भैया कोविड-19 की वैक्सीन, अब जिस भी कंपनी ने कोविशील्ड इंडिया में बनाई है, या भैया हम कह सकते हैं कि जिस भी कंपनी ने कोवैक्सीन बनाई है, तो कुछ तो सोच समझ के बनाई होगी, और जब बनाई होगी तो कहीं ना कहीं क्या उसका समाज पे फर्क नहीं पड़ा? बिल्कुल पड़ा। हाँ, इन्होंने पैसे भी बनाए, भाई सरकार ने खरीदा और फ्री में फिर जो है आपको इंजेक्शन लगाए गए उसके वैक्सीन के। तो जो गुड और सर्विसेज के हैं दैट सोसाइटी वांट एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट। तो भैया जो सोसाइटी को चाहिए वो गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करना और फिर प्रॉफिट कमाना, ये सबसे पहला धर्म होता है एक बिजनेस एंटिटी का, क्योंकि वो इकोनॉमिक एंटिटी है। वो समाज का भला करने के लिए खड़ी नहीं हुई है, वो पैसा कमाने के लिए ही खड़ी हुई है। समाज का भला करना एक्सटर्नल या अलग पार्ट है। ठीक है, वो कोई एनजीओ नहीं है, उनका बेसिक काम पैसा कमाना ही है। एंड पैसा कमा के भी वो सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, पैसा कमा के भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकंड आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी से लेकर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक, मुझसे लेकर आप तक, राष्ट्रपति से लेकर एक लेबर तक, कितने भी यहां पे लोग हैं ना इंडिया में, उनको नियम कायदे के में रहना पड़ेगा, कानून का पालन करना पड़ेगा। ये बात तो आप भी मानते होंगे। ठीक है, जैसे भैया पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी कुछ कानून जो है लगते हैं कि इलेक्शन आने से पहले आप धारा 144 लागू हो जाती है जिस जिले में इलेक्शन है, मतलब वहां पे 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, ताकि दंगा फसाद की जो है वो मतलब चांस ना समाज में निकले। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं तो भैया हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया के लॉस के, कानून के अंदर रह के काम करें। सिंस दीस लॉस आर मेंट फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये जो कानून बने हैं ये सोसाइटी की बेहतरी के लिए ही बने हैं। तो इंटरप्राइज को लॉ अबाइडिंग इंटरप्राइज होना चाहिए, कानून का पालन करने वाली इंटरप्राइज होना चाहिए, और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल इंटरप्राइज होना चाहिए। चलो भाई, थर्ड पॉइंट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल मतलब बेटा कुछ चीजें हमेशा कानून में ही लिखी होती हैं। कुछ चीजें जैसे किसी को डांटना, किसी को कुछ भला बुरा कह देना,
गाली गलौज कर देना, व्यवहार के बारे में कानून में तो लिखा नहीं होगा, आपका व्यवहार अच्छा भी हो सकता है, आपका व्यवहार खराब भी हो सकता है। अब ये आपको तय करना है कि कुछ चीजें कानून में नहीं भी लिखी हुई है तो भी हमें अपना बिहेवियर, हमें अपना आचरण, हमें अपना व्यवहार तो कम से कम अच्छा रखना ही है। दिस इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द सोसाइटी। भैया समाज ये देखती है कि भैया फर्म का क्या बिहेवियर है। हाँ, वो अलग बात है कि उसका जो है कानून में जिक्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड डिग्निटी ऑफ पीपल व्हाइल एडवर्टाइजिंग फॉर अ प्रोडक्ट। बेटा रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ध्यान देना, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ध्यान देना और लोगों की डिग्निटी का ध्यान देना, है ना। रिलीजियस सेंटिमेंट क्या होते हैं आप जानते हो कि भैया भारत एक कहीं ना कहीं भारत में हमेशा से ही एक इतिहास रहा है हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े का, एंड और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो उन रिलीजियस सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना, कभी भी कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट ना देना जिससे किसी भी समाज, किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत हो जाए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। डिग्निटी ऑफ पीपल, लोगों की मतलब वो कह सकते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देना है, डिग्निटी का ध्यान देना है। प्रोडक्ट जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी थोड़ा हेल्दी होना चाहिए, फेयर क्वालिटी का होना चाहिए, फेयर रेट पे होना चाहिए। ये सब आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस रिफर्स टू प्योरली वॉलंटरी ऑब्लिगेशन दैट एन एंटरप्राइजेस अज्यूम। यहां पे अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा सकती है, ना चाहे तो ना निभाए। प्रोवाइड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। भैया देखो, गरीब बच्चों की पढ़ाई करवा देना, चौक डस्टर बांट देना, बुजुर्गों में खाना बांट देना, दिवाली होली में कपड़े बांट देना, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। इसके लिए तुम्हें किसी ने नहीं बोला, ये तुम्हारी अपनी डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम्हें समझ में आता है तो कर दो, ना समझ में आए तो ना करो। कहने का मतलब जैसे ठंडियों में कपड़े बांट दिए, कंबल बांट दिए, ऐसा। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी याद आ रहा है, आपने खालसा एड का नाम जरूर सुना होगा। खालसा एड एक सिख एनजीओ है जो कि बहुत मददगार साबित होता है जहां कहीं भी त्रासदी आती है। ये लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं, लोगों को महीनों महीनों तक फ्री में खाना भी खिलाते हैं, ऐसी कोई भी जगह पे जहां पे कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो। ठीक है, तो भैया वहां पे खालसा एड नाम का जो एक एनजीओ है वो बहुत बेहतर काम करता है, तो उसका एग्जांपल याद आया, बता दिया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब भैया एक बिजनेसमैन की किन किन लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल के आती है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स और ओनर्स के प्रति, जो आपकी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं या कंपनी के ओनर है। हाँ, अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड देम फेयर रिटर्न। देखो यार, कोई भी कंपनी में ना कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो आपकी कंपनी में क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और उनको कंपनी कैसी चल रही है, क्या चल रहा है, दुनिया समाज में क्या हो रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। उनको अपना पैसा वापस चाहिए फेयर रिटर्न के साथ। तो भैया सबसे पहले जिम्मेदारी जो ये बनती है कि आपने जो भी पैसा लिया है ओनर्स या शेयर होल्डर से, उनको आप फेयर रिटर्न दे पाए। उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, जो भी उन्होंने पैसा आपके इन्वेस्ट किया है आपके बिजनेस में, कैपिटल के माध्यम से आप उनको फेयर रिटर्न दे पाए, ये आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। सेकंड तरह की जिम्मेदारी है वर्कर्स के प्रति। तो क्या क्या है, 4 तरीके की जिम्मेदारियां हैं वर्कर्स के प्रति। सबसे पहला, वर्कर्स को एक मीनिंगफुल काम देना और बेहतर तरीके से उनको काम देना, मतलब जो जिस काम में अच्छा है उसको वही काम देना। दूसरी बात, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना वर्कर्स को, और इससे क्या होगा, जब आप अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तो वर्कर भी आपका कोऑपरेट करेगा, आपका कोऑपरेशन करेगा। द एंटरप्राइज मस्ट रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द वर्कर। उसके अलावा वर्कर्स के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं यूनियंस बनाने के, उसको भी वो मना नहीं कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर यूनियन, लेबर यूनियन बनाने के कुछ अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकार हैं। चुन के उनका एक लीडर बनता है, यूनियन लीडर बोलते हैं उसको, बाकी वर्कर उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है इसको आप छीन नहीं सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और एक वर्कर को जो भी वो काम करता है उसका फेयर वेज मिलना चाहिए, फेयर डील मिलना चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके का अनफेयर पैसा उसको ना दिया जाए, मतलब जितना का वो हकदार हो उतना उसको मिलना चाहिए। 100 रुपए का हकदार है 100 दो, 500 का हकदार है 500 दो, 1000 का हकदार है 1000 रुपए दो। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिजनेसमैन की, वो देख लेते हैं। भैया राइट क्वालिटी का सामान, राइट क्वांटिटी का सामान, मतलब अगर लिखा हुआ है 500 ग्राम तो 500 ग्राम का ही हो, मतलब क्वांटिटी अच्छी हो। अगर लिखा है कि बेस्ट क्वालिटी फूड ग्रेन है तो बेस्ट क्वालिटी ही हो फिर, है ना। और इसके अलावा प्राइजेस जो हो वो रीजनेबल हो, जो लगे कि हाँ भैया प्राइजेस हैं। ठीक है, जैसे भैया आपने देखा होगा एक MC स्टैन साहब हैं, वो कहते हैं कि भैया 80,000 का जूता है, तेरा घर जाएगा इसमें। तो पहले बात तो मेरे को 80,000 का जूता रीजनेबल प्राइस ही नहीं लगता है, खरीदा ही क्यों तूने।
ठीक है, तो प्राइस भी ऐसे हो जिनको आम आदमी खरीद पाए, तभी आपका बिजनेस भी ग्रो करता है। ठीक है, दो चार लोग खरीद पाए, एक रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी खरीद पाए, बिजनेस उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। जिसको बहुत लोग खरीद पाए तब ग्रो करता है। एंटरप्राइज को प्रिकॉशन लेने चाहिए। कोई भी मिलावट, एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, कभी नहीं करनी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया मिलावट मत करो। क्वालिटी को पुअर कभी नहीं रखना है। लैक ऑफ डिजायर्ड सर्विस एंड कर्टेसी टू कस्टमर्स, लैक ऑफ डिजायर्ड सर्विस एंड कर्टेसी टू कस्टमर्स, मिसलीडिंग एंड डिसऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट, ये सब जो है कि भैया कस्टमर्स की बातों को नजरअंदाज कर देना, कस्टमर्स की रिस्पेक्ट ना करना, एडवर्टाइजमेंट जो लगाना वो मिसलीडिंग और डिसऑनेस्ट लगाना, ये सारी चीजें भी जो है वो कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आती हैं कि भैया एक बिजनेसमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर के प्रति। उसके अलावा हाँ, कंज्यूमर्स की एक और राइट होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि भैया जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो मार्केट में, उसके उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी कंज्यूमर को होनी चाहिए। उसके लिए आप लेबल और पीछे इंग्रेडिएंट, मैगी का पैकेट उठा के देखो, उसके पीछे लिखा होता है ना कंटेंट, कैसे बनेगी, क्या क्या इसके अंदर है, मसाला है, मैजिक है, क्या है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सारी चीजें सब आपको लिखनी पड़ेंगी। ओके, फोर्थ पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। गवर्नमेंट और कम्युनिटी के प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तो भैया गवर्नमेंट के प्रति सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि कंट्री के लॉ का पालन किया जाए, कानूनों का पालन किया जाए और टैक्स रेगुलरली पे किए जाए, ऑनेस्टली पे किए जाए। इसके अलावा कम्युनिटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के और प्रमोशन दिया जाए, अपना थोड़ा सहयोग दिया जाए, योगदान दिया जाए। शुड अवॉइड बैड एफ्लुएंट स्मोकी चिमनीज, अगली बिल्डिंग, डायरेक्ट डर्टी वर्किंग कंडीशन। भैया देखो, कोई भी ऐसा सामान काम मत करें जिससे पोल्यूशन क्रिएट हो, और वर्किंग कंडीशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, डर्टी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की। भैया बिजनेस जो है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो हैंड इन हैंड चलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा एक चीज बड़ी कंपलसरी होती है कि वो कुछ ना करे तो कम से कम पॉल्यूशन तो ना ही फैलाए। मत बांटो गरीब बच्चों में कपड़ा, मत दो ठंडियों में कंबल, मत दो किसी को खाने का सामान, लेकिन भैया एनवायरमेंट की तो रक्षा कर सकते हो ना। एनवायरमेंट की रक्षा भी नहीं कर सकते तो भी ठीक, लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान तो मत पहुंचाओ। अगर अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा तो मत करो ना। बेसिकली बात यहां पे इसी की हो रही है कि हर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है? वाटर पोल्यूशन मत करो, एयर पोल्यूशन मत करो, लैंड पोल्यूशन मत करो और नॉइज पोल्यूशन मत करो। किसी भी तरीके का कोई भी प्रदूषण आप ना करें, यह आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा महाराज। तो भैया मेरी सारे बिजनेसेस से ये दरख्वास्त है कि उनको क्या नहीं करना है, पोल्यूशन नहीं करना है, एंड कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे पोल्यूशन जो है बढ़ता है, और कम तो कतई नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कितने तरीके के पोल्यूशन है और बिजनेस फर्म किस तरीके से इन पोल्यूशंस को बढ़ाती हैं। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जहां पे कुछ चिमनीज आपको दिख रही होंगी और जिनसे बराबर धुआं निकलता नजर आ रहा होगा। रियल फोटो है, रियल पिक्चर है, धुआं निकलते हुए। एक जगह का होगा भाई जहां से प्रोडक्शन हो रहा है और धुआं निकल रहा है। बेटा ये धुआं जा कहां रहा है? अंतरिक्ष में चला जा रहा है? नहीं, है इसी धरती पे। अब इसी धरती में है, आप ही को नुकसान पहुंचाएगा। दिल्ली दुनिया के सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री सिटीज में से एक है, शहरों में से एक है। ऐसे ही लखनऊ, यही हाल कानपुर का, यही हाल बेंगलोर का, और यही हाल चेन्नई और कोलकाता का भी है। मतलब इंडिया में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब पोल्यूशन किन किन कारणों से होता है वो सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार और उन पर नजर मारते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, एंड कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन मतलब ये होता है कि वो सारे फैक्टर्स जो एयर की क्वालिटी को गिराते हैं, जो एयर की क्वालिटी को कम करते हैं, वो एयर पोल्यूशन कहलाते हैं। ऐसा कोई भी रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच लोवर्स द एयर क्वालिटी, जिससे एयर की क्वालिटी गिरती है, कम होती है, वो होता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन से होगा क्या, या एयर पोल्यूशन होता कैसे? जैसा कि एग्जांपल तो मैंने आपको दिया, प्रोडक्शन एक्टिविटी के चलते चिमनी से जो धुआं छोड़ा जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियां, बाइकें बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन करती हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की चिमनी से निकलता हुआ धुआं, अदर केमिकल भी बहुत ज्यादा एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, और इसका असर क्या देखने को मिला? जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें कहीं ना कहीं होल होने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर हमको बचाती है सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से, और अगर ओजोन लेयर में यहां पे देखिए छेद हो गया तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ये धरती तक पहुंचने लगी। अगर ओजोन लेयर में छेद ना होता तो वो धरती तक ना पहुंच पाती, लेकिन अब वो पहुंच रही हैं, तो ये भी एक उसका नुकसान ही है।
तो भैया अब समय है, जग जाओ और थोड़ा कूड़ा वूड़ा करना कम कर दो, गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दो। इंडिया जैसे देश में गाड़ी खरीदना एक स्टेटस सिंबल हो गया है। मैंने कई बार देखा है कि चौराहों पे जाम में लोग खड़े हुए हैं, इंजन बंद नहीं करते हैं, पोल्यूशन किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में 7 सीटर गाड़ियों में लोग अकेले चल रहे हैं। भाई जब अकेले चल रहा है तो या तो बाइक से चल ले या फिर किसी छोटी गाड़ी से चल ले, लेकिन नहीं, लोगों के पास पैसा है, लोगों को पैसा खर्च करने का शौक भी है भारत में गाड़ी के पीछे, तो उसके चलते बेटा बहुत सारे जो है पोल्यूशन हो रहे हैं। अच्छा, पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो एयर पोल्यूशन का एक और बड़ा सोर्स है, वो है डेवलपमेंट। जो धूल धक्कर उड़ रही है ना, सड़क बन रहा है, इधर ब्रिज बन रहा है, उससे जो धूल धक्कर उड़ रही है वो भी उसका एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट है पोल्यूशन में। बात करते हैं भैया, ये मेरे पीछे क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। ये कूड़ा कहां से आ रहा है? इन कंपनियों से ही आ रहा है, जो अपने वेस्ट को नदियों में एवं ही बहा देती हैं। एंड यमुना गंगा का पानी जहर बन चुका है कई इलाकों में, ठीक है। तो वहां पे बेटा किस चीज की जरूरत है? वाटर पोल्यूशन से कम निजात पाने की जरूरत है। वाटर पोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? जब हम पानी के अंदर केमिकल और वेस्ट छोड़ने लगते हैं, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इससे क्या होता है भैया, जो हमारी नदियां हैं, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं, जो हमारी लेक्स हैं, वो पॉल्यूटेड हो जाती हैं। एंड वाटर पोल्यूशन से क्या होता है बेटा, समुद्री जीव मारे जाते हैं और हम लोगों को भी तो साफ पानी नहीं मिलता है ना, ठीक। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि भाई आप जानते होंगे कि भैया हमारे यहां बीचों पे, नदियों के किनारे प्लास्टिक जो है वो ऐसे पड़ा रहता है जैसे मतलब क्या ही चीज हो प्लास्टिक। तो मेरी सारी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बेटा कभी भी कहीं भी घूमने जाए, कहीं भी घूमने जाएं तो आपको क्या करना है, आपको भैया अपने अगल बगल गंदगी नहीं फैलानी है। एंड अगर आपको कुछ ऐसा प्लास्टिक दिख रहा है तो कोशिश ये करना कि उठा के उसको डस्टबिन में तो जरूर डाल देना। अगर आप एक प्लास्टिक की बोतल भी डालते हो तो वो बहुत बड़ा योगदान होगा आपका। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ये, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट हाँ अवेयर रहना चाहिए। बेटा एक जहाज है, जहाज जो है तेल लेके जा रहा था, क्रूड ऑयल लेके जा रहा था, पानी में लीक कर गया, ऑयल स्पिल हो गया, लाखों जीव जंतु मारे गए इस ऑयल स्पिल के चक्कर में। तो वाटर पॉल्यूशन ऑयल स्पिल से हो, प्लास्टिक से हो, इन सारी चीजों से होता है और ह्यूमन लाइफ को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है लैंड पॉल्यूशन। और लैंड पॉल्यूशन बेटा बेसिकली कौन क्रिएट करता है? लैंड पॉल्यूशन भी हम ही इंसान क्रिएट करते हैं, हमारे कूड़े से ही लैंड पॉल्यूशन क्रिएट होता है कहीं ना कहीं। लैंड पॉल्यूशन बहुत बड़ी आफत है हमारे सर पे जो आके खड़ी हुई है, क्योंकि हमारी धरती उस लैंड पॉल्यूशन के बोझ से दबी जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि जमीन की उपजाऊ, जो जमीन की वो होती है ना, उसकी उपजने की क्षमता है ना, मतलब वो जो है कम होती जा रही है। लैंड पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। एंड लैंड पोल्यूशन सिर्फ हमारे कूड़े से नहीं हो रहा है, जो किसान फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड अपने खेतों में यूज कर रहा है उससे भी लैंड पोल्यूशन हो रहा है। तो भैया जो हम लोग लैंड पोल्यूशन करते हैं वो कैसे करते हैं? टॉक्सिक वेस्ट को जमीन पे ही छोड़ देते हैं। कई जगह आपने अपने मोहल्लों में ही देखा होगा कि भैया एक जगह पे हर आदमी लाके कूड़ा डाल देता है, क्योंकि कूड़े को डंपिंग यार्ड तक पहुंचाना तो कोई चाहता ही नहीं है, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपका लैंड पोल्यूशन। तो भैया यही दरख्वास्त है कि कुछ मत करो। अगर बिजनेसेस से मेरी यही जो है दरख्वास्त रहेगी कि कुछ मत करो, तो कम से कम ये पोल्यूशन तो मत ही फैलाओ, एनवायरनमेंट को जिंदा रहने दो। और लास्ट है लेकिन बहुत खतरनाक है, लोग कभी भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ये अंडररेटेड पोल्यूशन है, जो कि है नॉइस पोल्यूशन। तेज आवाज पे कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है, बट मैं आपको बताता हूं कि बहुत तेज आवाज ना, जैसे कभी कभी बच्चे के रोने से भी हम इरिटेट हो जाते हैं। बच्चा कभी कभी इतना रोए, आप भी ट्रेन में सफर करते होगे और कोई और अपना बच्चा लेके जा रहा होगा और वो रोने लगता है, तो हम भी इरिटेटेड फील करने लगते हैं, अरे यार चुप कराओ इसको, ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी तेज आवाज हमको अपने काम पे फोकस नहीं करने देती है, हमको सोचने नहीं देती है, या अगर गाना सुनने तो गाना नहीं सुनने देती है, इरिटेट करती है। ये नॉइज पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अस्पतालों के बाहर लोग डीजे बजाने लगते हैं, जबकि नहीं बजाना चाहिए। स्कूलों के बाहर स्पीकर्स चल रहे होते हैं, जबकि नहीं चलने चाहिए। बहुत ज्यादा जो है गाड़ियों के पीछे स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट होती है, नहीं होनी चाहिए। स्पीकर्स, डीजे, हॉर्न्स, हॉर्न्स, इन सबसे भी हमारी धरती माता जो है बिल्कुल परेशान हो गई है। तो भैया नॉइस पोल्यूशन को भी थोड़ा कम कर लो। कैसे करोगे? नॉइस पोल्यूशन सबसे पहले होता क्या है, जो फैक्ट्रीज हैं वो नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट करती हैं, जिससे एक बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड, बहुत एनोइंग हेल्थ हजार्ड भी क्रिएट होता है। मतलब एनोयंस तो होता ही है, एनोइंग तो हो ही जाता है, इरिटेटिंग तो फील होता ही है, लेकिन उसके कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हैं। इसके अलावा नॉइस पोल्यूशन से क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता आप खो सकते हैं। मैल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, बहुत ज्यादा तेज आवाज अगर आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई जाएगी ना, तो भैया आपका दिल भी जो है वो थोड़ा दिक्कत करने लगेगा। एंड मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग भी थोड़ा गुस्सा लग जाती है कभी कभी बहुत तेज। तो ये सारी चीजें नॉइस पोल्यूशन से होती हैं। चलो
बात करते हैं नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। क्या जरूरत है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की? कोई जरूरत है या होने दिया जाए? हाँ बेटा, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोई जरूरत है इंडिया में या होने दे, होने दिया जाए? देखो भैया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की बहुत बड़ी जरूरत है। इंडिया में ही नहीं, दुनिया की सारी कंट्रीज को पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। इतना पॉल्यूशन मत कर दो कि बेटा अपने खुद का रहना मुश्किल हो जाए। अपने घर के आगे इतनी गंदगी मत करो कि घर में आना ही और घर से जाना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हेल्थ पे नुकसान है, जो हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं पॉल्यूशन से, वो हमारे कम हो जाएंगे जल्द से जल्द। तो भैया देयर इज इंक्रीजिंग एविडेंस दैट मेनी डिजीजेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक एंड लंग कॉम्प्लिकेशन आर कॉज्ड बाय पॉल्यूटेंट। दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि सर्दियों के टाइम पे जब स्मॉग होता है तो लोगों को मास्क लगा के चलना पड़ता है, चश्मे पहन के चलना पड़ता है, आंखों में इरिटेशन होती है। तो कैंसर, हार्ट अटैक और लंग कॉम्प्लिकेशन जैसी समस्याएं सामने आने लगी। तो भैया पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक बात तो समझ लीजिए, कंट्रोल करना ही है। रीजंस ये लिखे हुए हैं। एक रीजन और है, रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, अब एक एंटरप्राइज की पॉसिबल है उसके लिए कि is held to liable to pay compensation to people affected by the toxicity of gases। अब इतना भी पॉल्यूशन मत क्रिएट करो कि सरकार की नजरों में आ जाओ, और सरकार की नजरों में आ जाओगे तो क्या होगा, तो उस एंटरप्राइज को जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा जो एंटरप्राइज क्या कर रही है, टॉक्सिसिटी फैला रही है। तो हो सकता है कि उनको हम जिम्मेदार ठहरा दें कि भैया लोगों को क्या करो, कंपनसेट करो। काहे लिए? जो आप गैसों को छोड़ रहे हो, जो आप लिक्विड छोड़ रहे हो, और जो आप सॉलिड वेस्ट छोड़ रहे हो हमारे इन्वायरमेंट में, उसके लिए लोगों को क्या करो, कंपनसेट करो। तो भैया उस कंपनसेशन से बचना है तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या निकल के आता है, कॉस्ट सेविंग। आपको भी पता है कि भैया अगर हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम बार बार चलाना पड़ेगा तो भैया आपको अगर बिजनेस ऑपरेट करना है तो उसमें बहुत खर्चा होगा। क्यों होगा खर्चा? क्योंकि भैया एक मतलब ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से टेक्नोलॉजी भी आपकी कब तक साथ देगी, कॉस्ट आपका प्रोडक्शन का बढ़ने लगेगा। ठीक है, लिखा हुआ है। एंड क्योंकि मशीन वगैरह इतनी महंगी है, ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करोगे तो ज्यादा वेस्ट डिस्पोजल करना पड़ेगा, उससे कॉस्ट बचेगी। तो कॉस्ट बचानी है तो इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम चलाओ एंड कॉस्ट को बचाओ, पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। पब्लिक में अपनी इमेज बेटर करनी हो तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करो। अदर सोशल बेनिफिट भी हैं। अब सोशल बेनिफिट क्या है जरा उनको देख लेते हैं। सोशल बेनिफिट क्या है? क्लियरर विजिबिलिटी। भैया देखो, दिल्ली में देखा है ना, स्मॉग हो जाता है तो इंडिया गेट भी नहीं नजर आता है, लोटस टेंपल भी नहीं नजर आता है। ठीक है, तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इससे एक्सीडेंट वगैरह भी जो है होते हैं बेटा विजिबिलिटी से ठंडियों में। क्लीनर बिल्डिंग वगैरह साफ रहेंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, नेचुरल प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो पाएगी, है ना, और गैस चैम्बर बनने से आपका शहर बच जाएगा थोड़ा सा, अगर आप जागरूक रहेंगे। रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब बिजनेस का क्या रोल हो सकता है, ये अभी आपने पढ़ लिया कि भैया पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन को क्यों कम करना चाहिए। और अब बेटा ये जानना है कि बिजनेस का क्या रोल होता है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में। क्या जानना है अपने को कि बिजनेस का क्या रोल होता है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में। सबसे पहला, a definite commitment by top management of the enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental protection, pollution prevention। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि सबसे पहले रोल ऑफ बिजनेस क्या होगा। जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना, वो क्या करे, वो एक सबसे पहले कमिटमेंट करे कि वो अपनी एंटरप्राइज को कैसा बनाएगा। वो बनाएगा अपनी एंटरप्राइज को बढ़िया वर्क कल्चर वाली एंटरप्राइज, ऐसी एंटरप्राइज जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली हो, और ऐसी एंटरप्राइज जो पॉल्यूशन को ना बढ़ाने वाली हो, पॉल्यूशन को रोकने वाली हो। और हर मैनेजर को ये कमिटमेंट एक और करना चाहिए कि भैया हम अपनी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो पॉलिसीज हैं वो हर एम्प्लॉय, हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन तक फैलाएंगे। मतलब हमारी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग होंगी कि ऊपर टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ आदमी भी फॉलो करेगा, नीचे वाला वर्कर भी फॉलो करेगा। हमारी जो कमिटमेंट है, हमारी जो पॉलिसी है, वो इतनी हार्ड होगी, सब पे लागू होगी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलो भाई, बात करते हैं नेक्स्ट की, डेवलपिंग क्लियर कट पॉलिसी। ऐसी पॉलिसी बनाइए, ऐसे प्रोग्राम बनाइए कि भैया गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल ही आपके एम्प्लॉयज खरीदे आपके लिए, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल ही खरीदे आपके एम्प्लॉयज आपके लिए, सुपीरियर टेक्नोलॉजी आपको मिल पाए। इसके अलावा डिस्पोजल करने के साइंटिफिक टेक्निक, डिस्पोजेबल बोलते तो कूड़े का डिस्पोजल करने के लिए साइंटिफिक टेक्निक निकालिए। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट और डेवलपिंग एम्प्लॉय स्किल।
तो भैया इन सारे कामों के लिए आपको एक बढ़िया पॉलिसी बनानी होगी। किस किस काम के लिए? रॉ मटेरियल गुड क्वालिटी का खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी सुपीरियर क्वालिटी की यूज करने के लिए, टेक्निक साइंटिफिक यूज करने के लिए, वेस्ट का ट्रीटमेंट करने के लिए, एम्प्लॉय की स्किल्स को बढ़ाने के लिए एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए खूब ठोस पॉलिसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बनानी चाहिए। चलो, फोर्थ पॉइंट, लॉस रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा पालन आपकी कंपनी को करना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि भैया गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई भी प्रोग्राम चला रही है जहां पे मैनेजमेंट को अवेयर किया जा रहा है रिलेटेड टू हजार्डियस सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो खतरनाक है, रिलेटेड टू पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, रिलेटेड टू ट्री प्लांटेशन, रिलेटेड टू डिफॉरेस्टेशन के ऊपर चेकिंग, इन किसी भी चीज के ऊपर अगर गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम चला रही है तो मैनेजमेंट को उसमें जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। चलो भाई, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू पीरियोडिकल असेसमेंट, कि भैया देखते रहो कि जो तुम पोल्यूशन कंट्रोल करने की बात कर रहे हो वो हो भी रहे या नहीं हो रहे, समझ लो। तो बार बार पीरियोडिकल असेसमेंट करते रहो, 1-2 साल में, 3 साल में, 6 महीने में देखते रहो कि आपने जो प्लान इंप्लीमेंट किए थे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और आप एजुकेशनल वर्कशॉप भी चला सकते हो, आप ट्रेनिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हो, टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने सप्लायर्स को, अपने डीलर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, ताकि आप पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। समझ लो, मतलब अवेयरनेस लाने की भी बात यहां हो रही है। तो भैया ये 7 तरीके ऐसे थे जिससे बिजनेस क्या कर सकता है, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। रिवाइज करवा दे रहा हूं सारे बच्चों को फटाफट से एक बार। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता था? फर्स्ट पॉइंट कहता था कि भैया कमिटमेंट होना चाहिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। दूसरा पॉइंट कहता था कि ये कमिटमेंट हर इंप्लॉय, हर डिपार्टमेंट, हर डिवीजन का होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ साथ। तीसरा पॉइंट कहता था कि भैया गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदने की पॉलिसी बनाओ, सुपीरियर टेक्नोलॉजी लेने की पॉलिसी बनाओ, इन सारी चीजों की पॉलिसी बनाओ, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करो। पांचवा पॉइंट कहता था कि भैया नदियां वदियां पॉल्यूट मत करो, पेड़ लगाओ और पेड़ काटो बिल्कुल नहीं। छठा पॉइंट कहता था पीरियोडिकल असेसमेंट करो। और सातवां पॉइंट कहता था कि वर्कशॉप वगैरह अरेंज करवाओ, लोगों को ट्रेनिंग दो, सप्लायर्स को, डीलर्स को, कस्टमर्स को, ताकि वो भी अवेयर हो पाए। ये सारे ही तरीके हैं जिससे एक बिजनेस क्या कर सकता है, एक बिजनेस अपने बिजनेस में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात ला सकता है। अब हमारा जो भैया टॉपिक बचा है वो बचा है, हाँ, हमारा जो टॉपिक बचा है वो बचा है भैया बिजनेस एथिक्स। और बिजनेस एथिक्स बड़ा ही प्यारा टॉपिक है यार। अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या था? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स, ये हमारे चैप्टर का नाम था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अभी तक पढ़ते ही गए, सारी चीजें पढ़ ली। अब बात करेंगे बिजनेस एथिक्स की। एथिक्स मतलब क्या होता है? देखो, रीडिंग करने से समझ में आ जाएगा। एथिक्स मतलब होता है आपका कैरेक्टर, यानी कि चरित्र, आपके नॉर्म्स यानी कि उसूल, आपके आइडियल्स यानी कि आप किसको मानते हो, किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, उससे क्या सीखते हो, और आपके मॉरल यानी कि उसूल एक ग्रुप या सोसाइटी में है या नहीं है। एथिक्स समझ गए? अभी एथिक्स समझा रहा हूं, फिर बिजनेस एथिक्स समझाऊंगा। एथिक्स इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट। एथिक्स में बात होती है कि क्या सही और क्या गलत है ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है। और ये जज कैसे किया जाता है? एक स्टैंडर्ड बिहेवियर से, एक स्टैंडर्ड, देखो यार, अब जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं टीचर हूं, मैं बहुत ज्यादा कुछ अलग या गलत बात नहीं कर सकता हूं आपसे, मुझे आपको पढ़ाना है एंड मेरा एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, यही एक एथिक्स है। तो भैया कैसे आता है? एक प्रॉपर कंडक्ट से, बिहेवियर से, जिसको सोसाइटी ने कहीं ना कहीं इंप्रूव किया है कि हाँ भाई टीचर ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। टीचर हंसी मजाक करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे, कोई ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करे जो कि इनफॉर्मल है ना। तो ये सारी चीजें, एथिक्स को मॉरल वैल्यूज की बॉडी बताया गया है, सोसाइटी जिससे अटैच रहती है। उसके अलावा एथिक्स को कोड्स बताए गए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इसके अलावा एथिकल बिहेवियर इज जस्ट एंड फेयर कंडक्ट विच गोज बियॉन्ड ऑब्जर्विंग लॉस एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब गवर्नमेंट अगर दिन रात डंडा चलाती रहेगी पब्लिक पे, पब्लिक डंडे से ही मानेगी क्या? पब्लिक की अपने भी तो कुछ उसूल होते हैं ना, पब्लिक के अपने भी तो कुछ मॉरल चीजें होती है ना। मैनेजमेंट की, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी भी तो कोई इज्जत है कि गवर्नमेंट डंडा चलाएगी तभी जो है सीधे होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अपने लॉस और गवर्नमेंट रेगुलेशन से आगे निकलने की बात करता है ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कि हम कुछ गलत ही ना करें, क्यों हमको पुलिस पकड़े, क्यों हमारा चालान कटे, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा वो पालन करेंगे। उसके अलावा, ठीक है,
एथिक्स बेसिकली यही सारी चीजें हैं। एंड इसको सेट ऑफ प्रिंसिपल भी बताया गया है कि कुछ लोग सिद्धांत बना लेते हैं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। वो रिटर्न भी हो सकता है और अनरिटर्न भी हो सकता है। तो एथिक्स मतलब ये सारी चीजें भी होती हैं। अब बिजनेस एथिक्स मतलब आप बस इन एथिक्स को क्या करें, बिजनेस में जोड़ दें। मतलब कि बिजनेस मैन की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एथिकल वैल्यूज, अपने मॉरल वैल्यूज, अपने कोड ऑफ कंडक्ट, अपने जनरल प्रिंसिपल्स, अपनी जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। इन पूरे मॉरल्स का वो पालन करते हैं बिजनेस करते समय। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कुछ ऐसी एथिकल एक्टिविटीज की जो हमारा बिजनेस करता है एंड उससे क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला आता है टॉप मैनेजमेंट कमिटी। अब टॉप मैनेजमेंट का पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और अदर हायर लेवल के मैनेजर्स को एथिकल कंडक्ट दिखाना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बच्चा पूजा पाठ करना तब सीखेगा जब उसके पापा मम्मी उसको सिखाएं ना सिर्फ दिखाएं। एक छोटा बच्चा जब होता है तो पापा मम्मी जो काम करते हैं वही वो बच्चा रिपीट करता है। पापा मम्मी पूजा करते हुए नजर आएंगे, किसी को अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आएंगे तो बच्चा भी करेगा। पापा मम्मी गलत करेंगे तो बच्चा भी गलत करेगा। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और अदर मैनेजर्स अगर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट शो करेंगे तो एम्प्लॉय भी पालन करेगा। क्यों नहीं करेगा, एम्प्लॉय भी करेगा। अगर खुद ही जो है करप्ट रहेंगे, अगर खुद ही नहीं पालन करेंगे अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का तो एम्प्लॉय भी कहेगा चलो भैया जाने दो। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, enterprises with effective ethic program to define the principle of conduct for the whole organization in the form of written document। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए उनके कोड ऑफ कंडक्ट, उनकी मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग क्या करते हैं, पूरा रिटन डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि भैया इसको जाओ पढ़ लो कि हमारी कंपनी में क्या सही है और क्या गलत है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। दिस जनरली कवर्स एरिया सच एज फंडामेंटल ऑनेस्टी। और इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती हैं कि आपको ईमानदार रहना है सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, सारे कानूनों का पालन करना है। इसके अलावा सेफ्टी एंड क्वालिटी का पालन करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कप्लेस में बनाए रखिए। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट, अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे कैसे होगी, मार्केट में सेल कैसे कैसे करना है, ये सारी चीजें उस रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। तो या तो आप क्या कर सकते हो, टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बराबर ही है कि भैया टॉप मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में काम करता है, अच्छी बात है। एंड या तो आप कोड को भी पब्लिक में ला सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की, जो कि है कंप्लायंस मैकेनिज्म, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस मैकेनिज्म क्या होता है, जरा एक बार इसमें डिटेल में नजर मारते हैं। In order to ensure that actual decisions and actions comply with the firm's ethical standards, suitable mechanism should be established। अब बेटा देखो, हमारे फर्म का ये कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं इसी के हिसाब से काम करता हूं। इसको देखने के लिए, इसको जज करने के लिए मुझे कुछ मैकेनिज्म्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्या है ये मैकेनिज्म, उसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। पेइंग अटेंशन टू वैल्यूज एंड एथिक्स इन रिक्रूटिंग एंड हायरिंग। जब लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करो ना, रिक्रूट मतलब जब लोगों को नौकरी दो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमेशा देखो कि उन लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज है या नहीं है, ठीक है। जब उनको ट्रेनिंग दो तो मॉरलिटी की ट्रेनिंग भी दो। जब उनको ऑडिटिंग का काम दो तो मॉरलिटी की ट्रेनिंग भी दो और उनको कहो कि भैया हर कानून का पालन करना है, कोई कानून से चोरी नहीं होगी। तुम समझ रहे हो, कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज ऑटोमेटिक चाहते हैं ना, तो कुछ मैकेनिज्म आपको ऑर्गेनाइजेशन में ढालने पड़ेंगे। वो मैकेनिज्म क्या है, कदम कदम पे सावधानी। इंसान को लाओ तो ऐसे इंसान को लाओ जो बेस्ट बेस्ट हो, जिसकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई हो। ट्रेनिंग दो, बढ़िया ट्रेनिंग दो। ऑडिटिंग करवाओ तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करवाओ। कम्युनिकेशन सिस्टम भी रखाओ तो ऐसा रखाओ कि एम्प्लॉइज रिपोर्ट इंसिडेंट ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, कि एम्प्लॉइज अनएथिकल बिहेवियर का रिपोर्ट भी दर्ज करा सकें, पुलिस में जाके भी, टॉप मैनेजमेंट से जाके भी। जैसे औरतों की सेफ्टी को लेके, महिलाओं की सेफ्टी को लेके, महिलाएं अगर कहीं अनकंफर्टेबल है तो किससे जाके बताएंगी। तो ये सारे मैकेनिज्म आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डालने पड़ेंगे। सजेशन बॉक्स अलग अलग जगह, कंप्लेंट बॉक्स अलग अलग जगह आपको डालने पड़ेंगे। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स, हर लेवल के एम्प्लॉय को अपने साथ जोड़ो। हर लेवल के एम्प्लॉय को एथिकल पॉलिसीज के बारे में बताओ, एथिकल बिजनेसेस के बारे में बताओ और उनको एथिकल प्रोग्राम में अपने साथ शामिल करो या जोड़ो। तो ये भी एक तरीका है। बात करते हैं भैया पांचवें पॉइंट की, जो कि है मेजरिंग रिजल्ट्स। और बार बार पीरियडिकली क्या करते रहो, रिजल्ट्स को मेजर करते रहो कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ने एथिकल काम करके
क्या हासिल किया, एथिकल रह के आपको क्या अचीव हुआ। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर द एंड रिजल्ट्स, द फर्म कैन सर्टेनली ऑडिट टू मॉनिटर कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स। कम से कम फर्म इतना तो देख ही सकती है कि मेरे मॉरल वैल्यूज के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब उस फर्म ने अगर कोई मॉरल वैल्यू स्टैब्लिश की हुई है कि हाँ भैया आपको ऐसा ही सामान बनाना है जैसा मैं बता रहा हूं क्योंकि ये एथिकली सही है, तो देखो भैया वैसा सामान बन रहा है या नहीं बन रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। आपने ऑडिटर से कहा कि भैया सारे नियमों का पालन करो, सारे लॉ, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस का पालन करो, तो देखो भैया क्या रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बच्चों ये थी आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बिजनेस को निभानी चाहिए। आई होप कि आपको पूरा पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है 11 क्लास की पढ़ाई कर रहे होंगे। वन शॉट क्लासेस आपको मेरी पसंद आ रही होंगी। कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे आपको सारी सर्विसेज अच्छी लग रही होंगी कि हाँ भाई आप सेटिस्फाइड हो गए कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा होगा। इसके अलावा अगर बेटा इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक, अपने अड़ोसी पड़ोसियों तक, अपने परिवारजनों तक जरूर फैलाना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस एथिक्स एंड प्रैक्टिसेस को समझ पाए। एंड आगे भी वेट करते रहना, ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं वन शॉट क्लास 11 के लिए। नेक्स्ट चैप्टर होगा 7 चैप्टर, ये चैप्टर था 6 चैप्टर। फिर मिलता हूं बेटा आप अपनी जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।